जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने एक वीला की कह लें वीला के साथ हाज़िर हूँ। मेरे साथ शहबाज राना साहब हैं। पाकिस्तान में अगर इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट कोई रिपोर्टर्स हैं, आई मस्ट है, ये एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए शहबाज राना साहब हैं। और हमने बड़ा इकट्ठे काम भी किया है उसमें। अगेन एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हमने इकट्ठे काम किया। ज़ियाद साहब से इन्होंने बड़ा सीखा है, मैंने बड़ा सीखा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हैं, कमेटीज़ की हैं। एक साथ फिनांस से बेहतर मेरा ख्याल है कोई ये रिपोर्टिंग जो है ना, वो शहबाज से बेहतर कोई नहीं कर रहा। अपना शो भी करते हैं एक्सप्रेस टीवी पे, आप देखते होंगे। ये हो गए हमारे दोस्त कामरान है, वन ऑफ द अगेन उसमें कह सकते हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड बेस्ट शोज़ में बड़ा रेगुलर इनका व्यूअर्स भी हूँ, आप भी देखा करें। अभी हम ये कमेटी मीटिंग से निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पे आज फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी नेशनल असम्बली की। बड़े बड़े वहाँ पे इंकशाफात हुए हैं, और क्योंकि ये इन इशूज़ को समझते हैं, मैंने भी वहाँ 2-2.5 घंटे गुजारे हैं, इन्होंने भी गुजारे हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की शहबाज से कि ज़रा थोड़ी देर कि आप लोगों के लिए ज़रा इसमें कोई नई चीज़ें हैं, आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। स्पेशली डॉलर के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं इन बैंकों ने, कोई 8 बैंक थे, उन्होंने कोई यही कहा जा रहा है कि मैनूवर किया, मैनेज किया, एक्सप्लॉइट किया है, और फेक उन्होंने डॉलर के रेट को ऊपर को ले जाके अरबों रुपए कमाए हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने ये टाइम निकाला। आप भी मीटिंग में मौजूद थे, आप चीज़ें खैर बेहतर समझते हैं। तो मैं यहाँ से ये जो इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये बैंकों की क्या कहानी है, डॉलर की, कैसे इन्होंने पैसे बनाए, किस तरह बनाए, और जिस तरह बैंकों के 8 बैंकों का नाम दिए गए वो तो अभी उस पर बात करते हैं। ये क्या स्टोरी है, ताकि आम आदमी को समझ जाए थोड़ा सा। देखिए, जैसे गवर्नर स्टेट बैंक ने एक्सप्लेन किया कि आपकी जो मार्केट के अंदर डॉलर वो 3 ज़रियों से आता है। एक तो इंटर बैंक में जब बैंक्स के साथ वो ट्रेडिंग हो रही होती है इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। दूसरा, आप और मैं जब हमें डॉलर की ज़रूरत होती है बेचने की या ख़रीदने की, हम एक्सचेंज कंपनीज़ के पास चले जाएँ। तीसरा, इनफॉर्मल मार्केट चालू होती है, हवाला हुंडी से डॉलर आ रहा होता है बाहर। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई थी पाकिस्तान की, कि जैसा कि लग रहा था कि अप्रैल ऑनवर्ड्स कि पाकिस्तान किसी वजह से डिफ़ॉल्ट कर सकता है, जो हमारे मुल्क के हालात हो गए थे। तो उन हालात के अंदर ये कुछ बैंक्स थी, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ में थी, ये सिर्फ बैंक्स नहीं थी, कंपनीज़ भी इसमें शामिल थी। अच्छा। इन्होंने उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया और इन्होंने सट्टाबाजी करना शुरू कर दी। सुबह रेट इन्होंने एक कोट किया, दोपहर को दूसरा किया, शाम को तीसरा रेट कोट किया। फॉर एग्जांपल, अगर इंटर बैंक में रेट अभी सुबह मार्केट खुली है 220 रुपए के ऊपर, $1 की प्राइस जो है, दोपहर को वो रेट दे रहे हैं आपको 225 का, शाम को दे रहे हैं वो जो सेकंड सेशन होता है उसमें आपको 230 का दे रहे हैं। एक एक दिन के अंदर 10-10 रुपए का फ़र्क आ रहा था। इतनी मैसिव ये कर रहे थे, अपने उसमें कर रहे थे। उसका होता ये कि अगर एक भी, लेट से 10 बैंक्स हैं, और ख़ास तौर पर अगर किसी एक ग्रुप की 2 बैंक्स हैं, तो उस ग्रुप के एक बैंक ने 244 का रेट दे दिया। आपको याद है कि 244 का रेट भी आया, 248 का भी रेट आया। तो अगर एक बैंक ने 244 का रेट दे दिया तो मार्केट पैनिक हो जाती है कि जी, वैसे तो इंटर बैंक में रेट 238 का था, एक ट्रांजैक्शन जो है वो 244 पे सेटल होगी। जब 244 पे, तो एक और बैंक उठा, उसने जाकर 248 पे कर दिया। वो जो इम्पोर्टर होता है वो पैनिक हो जाता है, जिसने माल बाहर से मंगवाया होता है और उसने अपनी पेमेंट को सेटल करना होता है। तो वो कहता है अच्छा ये तो 244 है, 248 पे देने के लिए वो तो तैयार हो जाता है। इन्होंने उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया। और इनका आप इस तरीके से देख लीजिए कि इनकी जो कंपनियों की बैलेंस शीट पब्लिक होती हैं, उसमें अप्रैल और जून का जो पीरियड था, उसमें ये जो 8 या 10 बड़े बैंक थे, नोटिस तो इन्होंने सिर्फ अभी शोकाज 8 को किया है, तो 10 बड़े बैंक थे, उनका जो मुनाफा था कुछ 27 अरब 70 करोड़ रुपया था। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज का। अच्छा, 3 माह का फॉरेन एक्सचेंज का मुनाफा उनका 27 अरब और 70 करोड़ रुपया था, जो कि उनके पिछले साल के वो जैसे आज कमेटी में भी बात हुई कि जितना उन्होंने पिछले साल इस मद में पूरे साल में मुनाफा कमाया, वो 3 माह में मुनाफा कमा के निकल गए। तो ये वो फैक्टर था जहाँ पे हम भी लोग बात कर रहे थे कि ये किधर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किधर है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो किधर है, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो आगे से हमें बताया जाता था जी नहीं, ये तो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं। अगर मार्केट के फंडामेंटल्स थे तो फिर ये 240 पहले भी आपको पता है एक दफ़ा गया प्राइस, फिर वो 214 पे आई वापस। तो ना तो उन दिनों के अंदर पाकिस्तान में कोई एडिशनल पैसा आया था, और ना ही कोई और फंडामेंटल चेंज हो। एक जनरल बाजवा की बात हुई थी किसी अमेरिकन ऑफिशियल, तो उसके बाद क्या वो फंडामेंटल्स ठीक हो गए, 214 पे रेट चला गया। अभी भी आप देख लीजिए इकोनॉमिक फंडामेंटल तो आज भी वहीं पे खड़ा, जो बजीज ताहिर साहब भी बार बार बात कर रहे थे कि डार साहब वापस आए हैं। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी तो अभी उस तरीके से तो नहीं है, एक बंदा चेंज हुआ है। तो ये 240 था और आज आपका डॉलर क्लोज हुआ 226 से भी नीचे। आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया, मैं उसी पे आना चाहता हूँ। इससे पहले बैंक्स के मेरा ख्याल है हम जरा नाम बता दें जो कमेटी में बताया गया है। मेरा ख्याल, आप मुझे प्लीज़ उसमें करेक्ट करते जाइएगा, आपको भी याद होंगे। HBL था, UBL था, ABL था, अलाइड बैंक हो गया, मिज़ान बैंक था, बैंक अल हबीब था अगर मैं ठीक कह रहा हूँ। फिर साथ में मेरा ख्याल मेट्रो वाले थे, वो थे,
स्टैंडर्ड चार्टर थे, कोई मैंने मिस तो नहीं किया कोई इसमें? नेशनल बैंक था। नेशनल बैंक, ये हुकूमत का अपना बैंक है जो इसमें शामिल था। ये मिफ्ता इस्माइल साहब एंड कंपनी जो बात की थी, अगर आपने मार्केट फोर्सेज को खुला छोड़ने को, रेगुलेटर का काम भी तो होता है, ये तो नहीं होता कसाई बिठा दें आपने, जिसको चाहे गला काट दें, वो जी मार्केट में चल रहा है गले काटे जा रहे हैं तो आप काटें। स्टेट बैंक रेगुलेटर है आपको, फिनांस मिनिस्ट्री रेगुलेटर है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कर रहे थे? फिर स्टेट बैंक का मैंने कहा गवर्नर इन्होंने नहीं लगाया 3-4 महीने, मिफ्ता साहब ने गवर्नर नहीं लगाया, तो उनका कितना रोल है? तो वो फैसिलिटेट कर रहे थे इनको, मतलब वो क्या कहते हैं आम जबान में मिले हुए थे इनके साथ कि ठीक है जी तुम दिल्ली लुटनी है लुट लो, कोई नहीं जी मैं बैठा हूँ तो वी विल सी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि डारसा वाली बात आपने, उनके आते ही अगर ये सारे ठीक हो गए तो मिफ्ता साहब के साथ क्या प्रॉब्लम था? देखिए, जहाँ तक गवर्नर लगाने की बात है ना, वो तो मैं उस प्रोसेस को बड़ा माइन्यूटली उस वक्त फॉलो कर रहा था। जैसे फाइल मूव कर रही थी मैं भी उसके साथ मूव कर रहा था। मिफ्ता इस्माइल कोशिश कर रहे थे। अब मसला ये था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि नैब जो है वो PMLN को चला गया, और जो स्टेट बैंक का गवर्नर था वो पीपल्स पार्टी को चला गया, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत। अच्छा। ये उस वक्त मैंने स्टोरी भी की थी, प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था। अच्छा, उस केस में फिर ये हुआ कि वो बात बनी नहीं जिनको लगाना चाह रहे थे गवर्नर, वो उसमें ताख़ीर हो गई। वैसे कौन थे आपके पास तो खबर होगी, हु वाज द मैन कि जिसको पीपल्स पार्टी लगाना चाह रहे थे? चले, आप उनको रहने देते हैं, अभी भी वो किसी बैंक के सरबराह हैं तो उस पर नहीं बात करते। बहरहाल इसके ऊपर मैंने लिखा था। बैंक का पंजाब वाला तो नहीं था उनका नाम? शायद मतलब ये वो वन ऑफ द 6 कैंडिडेट्स वो भी थे। तो अच्छा, वो बात नहीं बनी। वो फिर आगे जाके फिर नए गवर्नर के ऊपर मामला को तय पाने में उसमें ताख़ीर होगी, तो उसमें गवर्नर लगाने में मिफ्ता इस्माइल का उसकी ताख़ीर में कोई कसूर नहीं था। हाँ, जहाँ पे उनकी गलती बनती है, और मैंने उनको कई दफ़ा ये बात खुद भी कही अपने राइटिंग्स में भी, कि आप लोग क्यों खामोशी से बैठ जाते हैं? हमें आगे जो आज हमें लेसन पढ़ाया जा रहा था कि वो जी इकॉनमी के हालात ऐसे हैं, तो हालात तो आज भी वही हैं। जब आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद एक वो डाटा रिलीज़ करता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कि दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की करेंसी कितनी मजबूत या कमज़ोर है और कितनी होनी चाहिए, ये इसका इंडेक्स होता है 100। आज जो अगस्त का नंबर पिछले हफ्ते जारी किया है, रुपया जो है वो 94 के ऊपर खड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जो एंड ऑफ अगस्त रुपए की कीमत थी वो अपनी कीमत से 6% कम थी। अच्छा, ठीक है, तो आपकी प्राइस तो 240 के ऊपर थी अराउंड, तो 240 से 6 और 6 12, और देख लें आपका तकरीबन 20 रुपए की आपकी रिकवरी तो यही बन जाती है। डार साहब कह रहे थे कि मैं 200 से नीचे बनता है रेट 15 रुपए, तो आप सीधा सीधा यहाँ से निकाल रहे हो ना। सिर्फ अगर इनका हम ले लें नंबर है, ये हमारी बात नहीं है। फिर स्पेकुलेटर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर कोई बाहर पैसा करेंसी स्मगल हो रही, मैंने तो नहीं पकड़नी ना, आपने तो नहीं पकड़नी, FIA ने पकड़नी है, कस्टम्स ने पकड़नी है, स्टेट बैंक का भी कोई रोल है, बाकी आपकी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होती है। आप कर क्या रहे थे? तो इनका इस हद तक मिफ्ता इस्माइल का आप रोल बिल्कुल कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव जो है ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट रेजिम, जो कि नया कानून के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट बैंक की है, लेकिन वजारत खजाना अपने आप को वज़ीर अच्छा, अभी हम सुन रहे थे मिनिस्टर जो उनकी स्टेट आई हुई थी मैडम गौस पाशा साहब हैं, तो वो कह रही थी कि सिर्फ 8 बैंक इन्वॉल्व नहीं है। अभी 8 को तो हमने इन्वेस्टिगेट किया है, वो तो कह रही है तो सारे बैंकों का मसला है, सब ये बैंक्स ने की है। तो बैंकों को तो ये मैसेज चला गया था कि भाई साहब ये मंडी लग गई है, जिसका जो जी चाहता है बना ले। तो मैं तो हैरान हूँ आज वाले सारे फैक्ट सुन के। वैसे तो हम पता चल रहा था, लेकिन जिस तरह डिटेल्स वहाँ पे बर्जीस ताहिर साहब अगर मजबूर ना करते तो वो शायद नाम भी ना बताते इन चीज़ों को। ये तो सारे के सारे बैंक वहाँ पे उसमें मुलविस हैं। तो ये बल्कि वो कह रहे थे, अभी मैं उनको सुन रहा था बर्जीस ताहिर साहब को, वो कह रहे थे कि ये बैंकों से बाकायदा वो 10-10 रुपए पे इन्होंने डॉलर रेट ज़्यादा किया, जो बात आपने भी बताई है सारी। तो इससे तो लगता है कि ये शबान बैठे हुए थे सारे, कोई इनको इंटरेस्ट नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हमने ये तो फेक किस्म की। अब ये फील हो रहा है कि पाकिस्तान इकॉनमी इतनी नीचे नहीं जा रही थी जितनी इन बैंक्स ने इनको ये दिखला रहे थे, कौन को दिखला रहे थे अपने पैसे बनाने अच्छा, के लिए। मसला ये है मरूफ भाई कि ये लोग तैयारी करके नहीं आते। ये जो बैंक्स के नाम हैं ये अखबारों में छपे हुए, मैंने भी छापे हुए हैं। एक खुद जो स्टैंडिंग कमेटी है, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उसमें ये 8 बैंकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें एक बैंक के प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल UBL के प्रेसिडेंट है शहजाद दादा साहब, वो खुद आए थे, नेशनल बैंक के एक्टिंग प्रेसिडेंट, बाकी बैंकों के ट्रेजरर जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में जिनको शोकाज हुए बैंकों को, उनको बुलाया, उनको सुना। हाँ, उसमें वो कहलाता बात है कि पूरी मीटिंग में मुझे लग रहा था कि ये इन बैंकों को बेल आउट कर रहे हैं बजाय कि उनको हार्ड क्वेश्चन। भी हो रहा था। आज भी आपने चीज़ नोट की ना, जितना टाइम चौधरी बर्जीस ताहिर ने और बाकी मेंबरान ने इस चीज़ के ऊपर जोर लगाया, जी नाम बताओ भाई, पढ़ के आओ ना, तैयारी करके आओ। नाम भी छपे हुए हैं, शो कॉज भी हुए हैं। इनका सवाल ये होना चाहिए था, जो कि मेरे जहन में सवाल था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे जवाब मिल जाएगा, मुझे नहीं मिला, कि भाई ये आपने किस तारीख को इनको शो कॉज किया, आज क्या तारीख है, आपकी कार्रवाई किधर जा रही है। आज भी
इस कमेटी की मीटिंग के दौरान कोई इस चीज़ की हतमी डेडलाइन नहीं दी गई कि हम हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 2 माह में, 2 साल में इनकी इंक्वायरी कंप्लीट करके डंप हो जाएंगी, डंप कई हो- इंक्वायरियां आएंगी आपको यहाँ याद पे। है कि जब मैं जर्नलिज्म में आया तो उस वक्त स्टॉक मार्केट का वो क्रैश हुआ था क्रैश हुआ था। 2005 वाला। शौकत अजीज साहब कितना के दौर कितना का। शोर पड़ा था। ये फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी बिलियंस होती, बिलियंस ऑफ रुपीस। चीमा साहब उसके चेयरमैन होते थे, रोज यहाँ पे एक ड्रामा लगा होता था। किधर है वो? ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे कई है, ये चीनी की हमने देखी, वीट की देखी, एल की देखी, वो ट्रक की बत्ती जिसकी ट्रक बात की करें। बत्ती की पीछे। अच्छा, एक और एक अहम मुझे सवाल पे जो बरजीस तैयर साहब ने भी किया, आपके पास भी कुछ डिटेल्स हैं उसकी, कि एक पार्टी को इन्होंने पिछला अपना जो दिया था ये कोविड के दिनों में करने के लिए कि 5 बिलियन रुपीस तक आप कंसेशन लोन देंगे या कंसेशन देंगे इनको, बाज़ पार्टीज़ को, इंडिविजुअल को, एसएमई की बात हो रही, स्मॉल बिजनेस की। पता ये चला है कि एक पार्टी को इन्होंने बैठ के इन बैंक्स ने कोई उन्होंने 90 बिलियन रुपीस एक को दे दिया, 5 बिलियन की आपकी लिमिट थी जो ले सकते थे। ये क्या कहानी है 90 रुपए वाली? देखिए, जो आज बात हो रही थी। इसकी डॉन में मेरे ख्याल खबर छपी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिफ्ता इस्माइल का ही बयान था कि 90, वो कराची में वो गए तो वहाँ पे किसी ये इनके दौर में हुआ या ये खान अभी- साहब के दौर अभी- में अभी- हुआ है? अभी ये की 90 बात- बिलियन जो है नहीं हुआ उनके दौर में। इमरान खान साहब के हाँ, दौर में बात हुआ। ये कर रहे हैं। ओके। क्योंकि वो जो टर्फ स्कीम थी जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत 400